Nelson technique. Uh, use technique which helps to identify future strategies. Table 8.6, for example, shows. सर आवाज आ रही है? ये आपके बाद आ रही है, जब नहीं आएगी तो मैं आपको बताऊँ, ठीक है? आपके बाद आ रही है। Actual strengths. These are the internal factors about the business that are its current real advantages. They could be used as a basis for developing a competitive advantage. They might include experience management, product patience, patents, loyal workforce, and a good product range. These factors are identified by undertaking an internal audit of the firm. This is often undertaken by specialist management consultants who analyze and the effectiveness of the business, its departments, and its products. एक सेकंड, अब इस पैरा से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी? स्ट्रेंथ का बोल रहा है, लॉयल वर्कफोर्स का बोल रहा है, गुड प्रोडक्ट रेंज का बोल रहा है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस का बोल रहा है, बेसिकली किस चीज पे स्ट्रेंथ्स आर लाइक। हाँ, मतलब बीइंग अ कंपनी वो किस तरह अपनी स्ट्रेंथ को एंजॉय कर सकता है ना, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे देखिए, एक होता है, एक फर्ज करें हम इंडिविजुअल की बात करें, एक जॉब के लिए दो लोग गए, एक इनएक्सपीरियंस है और एक एक्सपीरियंस है। तो अब जो एक्सपीरियंस है, वो जो बंदा एक्सपीरियंस्ड है ये उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और जो बंदा इनएक्सपीरियंस है वो उसकी वीकनेस है, ठीक है। अब जाहिर है वो ये बात वो तो कह सकता है कि मैं तो अभी फ्रेश पास हूँ, फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, फ्रेश मैंने बीबीए किया हुआ फाइनेंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, तो ज़ाहिर मैं एक्सपीरियंस कहाँ कर, तो ज़ाहिर है फिर वो कम लेस सैलरी पे वो या बिलो जो भी मार्केट सैलरी से जो है वो कम पे काम करने पर राजी हो जाएगा अपनी, ठीक है ना। तो उसमें ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो अपनी मर्जी की सैलरी डिमांड कर सकता है अगर कंपनी को उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। फिर प्रोडक्ट पेटेंट, आपने प्रोडक्ट इनोवेटिव, मतलब आप जैसे एप्पल है, कोई प्रोडक्ट इनोवेटिव में बनाते हैं तो उसको पेटेंट करवा देते हैं। पेटेंट की वजह से कोई भी कॉम्पिटिटर ये प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकता, तो ये स्ट्रेंथ बन जाती है। लॉयल वर्कफोर्स का मतलब है कि वर्कफोर्स आपके साथ बहुत कमिटेड है ना, कि अब ज़ाहिर है वो छोड़ के नहीं जा रहे, जब वो यानी लेबर टर्नओवर बहुत लो है, नेचुरल है, यानी ठीक है, और इस वजह से ज़ाहिर है आपका एक तो हायरिंग कॉस्ट बच जाती है, ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाती है, आपकी जो प्रोडक्शन प्लान है वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। ये सारी तो प्रोडक्ट रेंज, गुड प्रोडक्ट रेंज, जैसे अगर आप प्रॉक्टर एंड गैमल को देखें या यूनिलीवर को देखें, उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे। तो मार्केट में ज़ाहिर इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट होने का मतलब ये है कि वो कोई प्रोडक्ट लो भी जा रहा होता है, दूसरा प्रोडक्ट अप जा रहा होता है। याद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो उसके अंदर हमने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पढ़ा था, तो आपके पोर्टफोलियो में जितने आइटम ऐड होते चले जाएं, आप यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये वो फैक्टर हैं जो आपको डिटरमिन करते हैं कि बीइंग अ कंपनी आपकी स्ट्रेंथ आपको फर्दर मार्केट में स्टे करने की ऑप्शन दे रही होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस में कन्वर्ट होती चली जाती है, इसका मतलब है एक वक्त आएगा आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। और ये चीज़ आप अपने आप को भी असेस कर सकती हैं बीइंग इंडिविजुअल कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कैन यू टेल मी योर स्ट्रेंथ? कभी असेस नहीं किया? वीकनेस बहुत है। वीकनेस ज्यादा है ना, देखिए वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, बिल्कुल, ठीक है ना, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट, जैसे हार्ड वर्कर है, ये भी स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, कमिटेड है, ये इस तरह की ये जो इंडिविजुअल पैरामीटर होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी बेस पे यू कैन असेस योर सेल्फ। तो आपने लिख के रखनी है कि आपकी 5 स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी एडअप होती चलेंगे, लाइफ आपकी उतनी ईजी होती जाएगी, सक्सेसफुल होती जाएगी। यानी नंबर ऑफ वीकनेस कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चले, आपने 5 लिख के रखनी है, ठीक है। और अब वीकनेस को जरा देख लें। अच्छा, weakness. These are the internal business factors about a business that are viewed as disadvantageous. In some cases, these can be the opposite of strength. For example, spare manufacturing capacity might be a strength in times of a rapid economic upturn. However, if capacity continues to be unused, then it could add substantially to the average cost of production. Weakness might include a poorly trained workforce, limited production capacity, and aging equipment. This information would also have been obtained from internal audit. अच्छा सर, एक मिनट मैं आती हूँ।
जी सर। जी। अच्छा, वीकनेस और स्ट्रेंथ ये दोनों इंटरनल होती है, ठीक है। सही। यानी विद ये इन दोनों, हाँ, ये विद इन द बिजनेस या विद इन द इंडिविजुअल, ये सही। इंटरनल फैक्टर है। और जी। जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो है ये एक्सटर्नल होते हैं। सही। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके कंट्रोल में, ठीक है। आप अपनी वीकनेस पे जितना वर्कआउट करेंगी, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आप बीइंग अ कंपनी या बीइंग इंडिविजुअल आपकी वीकनेस क्या है, हम्म। क्योंकि आपने उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना है। हम्म। तो ठीक है, ये इंटरनल है, ये आपके कंट्रोल में है। हम्म। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अच्छा, स्ट्रेंथ बढ़ने का बेनिफिट क्या होगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ क्षमता जाएंगी। होगी। हम्म। ओके, दूसरी बात, आपकी अगर वीकनेस इंक्रीज होती, हम्म। अगर आपकी वीकनेस इंक्रीज होती है तो इससे आपके थ्रेट बढ़ेंगे, क्योंकि थ्रेट और अपॉर्चुनिटी ये हम्म। दोनों एक्सटर्नल है। इसको ऐसा समझ लें, जैसे हमारी बॉडी हम्म। होती है ना, हमारी बॉडी हम्म। का अपना एक इंटरनल सिस्टम होता है, रेजिस्टेंस सिस्टम होता है। तो हम्म। अब दवाई जो मेडिसिन हम लेते हैं वो उसी परफेक्ट होती है या बेटर वर्क करती है जब आपका इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग होता है, ऐसे ही है ना। हम्म। अगर इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो आप जो मर्जी मेडिकेशन ले लें वो वर्कआउट नहीं करते, हम्म। क्योंकि उससे सिर्फ इंटरनल सिस्टम को बस एक सपोर्ट चाहिए होती है कि मेडिसिन की सूरत में उसको सपोर्ट मिलती है, तो अंदर हम्म। का सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी आपके। बिल्कुल। हाँ, तो वजह से कोरोना में था कि जो लोग ज़्यादा हाईली इम्यूनेट है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, लेकिन जो हम्म। लेस इम्यूनिट थे वो ज़्यादा इफेक्ट हुए, क्योंकि हम्म। अंदर का सिस्टम बाहर की बीमारी से लड़ता है ना। बाहर के बिल्कुल। वायरस, अंदर भी वायरस होते हैं और बाहर भी वायरस होते हैं, बाहर के वायरस अटैक करते हैं बॉडी पे, तो हम्म। इंटरनल वायरस अगर वीक होंगे तो वो आप बीमारी जो है वो हावी हो जाती है, यानी वो कैप्चर कर लेगी इंसान पर्सन। तो हम्म। यही चीज़ आपकी रियल लाइफ में भी होती है, ठीक है ना। तो सही। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जितनी कम हो, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, उतना बेनिफिट आपको अपॉर्चुनिटीज और So basically, more strengths, more opportunities, more weakness to more threats. यस यस, बिल्कुल, Right. ठीक है ना। तो इंटरनल को तो आप बेटर कर सकते हो, यू कैन डू बेटर। और हम्म। लेकिन अब जितना आपका इंटरनल सिस्टम बेटर होगा, एक्सटर्नली आप उतना स्ट्रांग हो जाएंगे। यूँ कह लें हम्म। कि हाँ, ये बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह है कि हमारा हम्म। जैसे इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग होता है तो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी, जैसे कैंसर भी होता है, खुदा ना खाता लोगों को, उससे भी लड़ लेता है, उसको भी Right. ओवरकम कर लेता है। हाँ, इंटरनल सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये जो लोग बीमार हम्म। होते हैं ना ज़्यादातर, उसकी वजह भी है, जो बार बार बीमार होते हैं, उसकी वजह है इंटरनल सिस्टम का वीक होना। Immune system, हाँ, हाँ। इम्यून सिस्टम उसके, अच्छा, इम्यून सिस्टम के पीछे क्या है आपकी, वो क्या कहते हैं, खुराक, या कहते हैं डाइट। बिल्कुल। डाइट, हम्म। वो जितना वीक होगा इंटरनल सिस्टम उतना वीक होता चला जाएगा। तो हर हम्म। चीज़ लिंक है एक दूसरे के साथ, सही सही। ठीक है ना। अब जैसे वीकनेस में इन्होंने क्या बताया है, बीइंग अ कंपनी आपकी वीकनेस क्या हो सकती है, क्या लिखा हुआ है, हाँ, स्पेयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी माइट बी स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक अपटर्न। इसका मतलब क्या है, यानी आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, हम्म। यानी बूम, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बूम चल रहा है। हम्म। बूम चल रहा है तो एवरीबडी इज परचेजिंग, हम्म। एवरीबडी इज परचेजिंग, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होगी। हम्म। लेकिन अगर आपके, अब देखें, अगर आपके पास 10 मशीनें हैं हम्म। और आप एवरी मशीन 1000 यूनिट बनाती है, इसका मतलब 10,000 यूनिट आप यू कैन प्रोड्यूस, लेकिन आपके हम्म। प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है 12,000 13,000, तो कम उसके लिए है। ज़रूरी है कि हाँ, तो अब आपकी वीकनेस होगी ना कि आपने इस चीज़ को जज ही नहीं किया, क्योंकि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने ऑर्डर को मीट कर सके, ठीक है। तो सही। इसलिए ये चीज़ वो कहता है ना, यही चीज़ स्ट्रेंथ बन जाती है अगर ऑर्डर इंक्रीज हो जाए, बूम आया हुआ हम्म। है, तो और जो भी कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आ रहा है, यू कैन मैच, यू कैन मीट दैट ऑर्डर, शॉर्ट है ना। नहीं हुआ आपका हाँ, प्रोडक्ट। शॉर्टेज नहीं। हाउएवर इफ कैपेसिटी कंटिन्यू टू बी अनयूज, लेकिन कहता है अगर ये कैपेसिटी कंटिन्यू अनयूज हो जाए, इट कुड हम्म। बी सब्सटेंशियल टू बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, वीकनेस माइट इंक्लूड पुअरली ट्रेन्ड वर्कफोर्स, आपका वर्कफोर्स बहुत पुअरली ट्रेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टेज ज़्यादा करेगा वो, जब वेस्ट सही। ज़्यादा करेगा आपका मटेरियल वेस्ट होगा, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, हम्म। ठीक है। लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी, वही वाली बात कि ऑर्डर आपके पास 12,000 का आ गया, आपके पास 10 मशीन है, आप सिर्फ 10,000 प्रोड्यूस कर सकती हैं, फर्दर को यू कैन नॉट प्रोड्यूस, तो ये भी आपकी वीकनेस बन गई। और सही। एजिंग इक्विपमेंट का मतलब है कि आपने जो मशीनें ली हुई उनको आप न्यू मशीन से रिप्लेस नहीं कर, आप चाह रहे मशीन ओल्डर वही होती पुराना, जाएगी, हाँ। हाँ, मशीन ओल्डर होती जाएगी तो आपकी रिपेयर कॉस्ट, मशीन की जो रिपेयर कॉस्ट वो इंक्रीज होगी बार बार। अच्छा, मशीन जब हम्म। रिपेयर पे जाएगी तो आप वो प्रोडक्शन नहीं करेगी, जब प्रोडक्शन नहीं करेगी ऑर्डर मीट नहीं होगा,
एक तरफ से रिपेयर कॉस्ट का इशू आएगा, दूसरी तरफ से ऑर्डर कैंसिलेशन का इशू आएगा, बिकॉज यू कैनॉट प्रोड्यूस आउटपुट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी से पहले आपने ऑर्डर, आपने वो जो भी प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है। Okay, this information would have also been obtained from internal audit. आपका internal audit जितना अच्छा होगा ना, इंटरनल ऑडिट क्या कहते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉड या वीकनेस या मिस्टेक्स, सिस्टम के अंदर मिस्टेक्स हैं। ऑडिट का मतलब ये होता है सिस्टम को स्टडी करना। तो जब आप इंटरनल ऑडिट नहीं करेंगे कंपनी के अंदर, आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, क्योंकि वीकनेस आइडेंटिफाई होंगी तो ही कन्वर्ट होगी ना उसके अंदर, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ के अंदर। आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, ये तो बीइंग अ कंपनी, तो आपकी वीकनेस इंक्रीज होती चली जाएगी, और एट द टाइम ऑफ जब आपने रिस्पॉन्स करना होगा तो आपका सिस्टम बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड, तो ज़ाहिर है फिर मार्केट्स आउट हो जाएंगे। अब अपॉर्चुनिटीज देखिए। Opportunities. These are the potential areas for expansion of the business and future products. These factors are identified by an external audit of the market and business operates in it and its major competitors. Examples include new technologies, export markets expanding faster than domestic markets, and lower interest rates increasing consumer demand. ये सारे external factors. हाँ, ये सारे एक्सटर्नल है। देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई ना, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, आपने अडॉप्ट कर, अब आपने अडॉप्ट नहीं किया, जिसका मतलब यू लूज दी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। जब आपने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी तो अब आप मार्केट में कैसे कॉम्पीट करेंगे, ठीक है ना। आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपने मार्केट में सर्वे नहीं किया हुआ कि जो इस वक्त मशीनें आपके पास चल रही हैं इससे रिलेटेड। एक देखें ना, अभी जो मशीन आपने रखी हुई है वो 1 घंटे में 1000 यूनिट बनाती है, लेकिन इसी तरह की एक नई मशीन आ गई है जो 1 घंटे में 10,000 यूनिट बनाती है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप यानी आपकी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट अपने मिल जाएगा अगर आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर अगर आपने एक मशीन के लिए 10 वर्कर रखे हैं, उनको एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी, मतलब आपको फिर 2 या 3 लोग चाहिए, वर्क फोर्स भी कम हो जाएगी। तो जितने वर्कर कम हो जाएंगे, आप बीइंग एम्प्लॉयर, आपका ये वो जो ट्रेड यूनियन वाला इशू है, वर्कर की स्ट्राइक का इशू है, वर्कर की एक्शन का इशू, वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। और यू कैन, अच्छा जब आप इंटरनल इकोनॉमी, उसका मतलब आपकी एवरेज कॉस्ट, प्रोडक्ट जो एवरेज कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, तो आप प्राइस को कम कर सकते हैं। यू कैन, इससे आपका कॉम्पिटिटर जो है वो मार्केट से आउट हो जाएगा, आपको और मार्केट में स्पेस मिल जाएगी। एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंडिंग फास्टर देन डोमेस्टिक मार्केट। अब एक्सपोर्ट मार्केट ओपन हो गई है, अब आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। आपने इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया, इसका मतलब यही अपॉर्चुनिटी आपकी वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको बताया ना, वीकनेस आपने ओवरकम कर लिया, यू बिकम स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गर का मतलब है आप यू बिकम मोर अपॉर्चुनिटीज, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, आप अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकती हैं। अच्छा जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, हाँ बिल्कुल, अच्छा जितनी अपॉर्चुनिटी आपने गेन कर ली ना, आपके थ्रेट मिनिमाइज होते चले जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा, अच्छा टेक्नोलॉजी का आना भी थ्रेट है, ठीक है। आपने अडॉप्ट कर ली तो अपॉर्चुनिटी बन गई। कॉम्पिटिटर का आना भी थ्रेट है, लेकिन अगर आपने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली तो कॉम्पिटिटर आउट हो जाएगा, थ्रेट खत्म हो गया, ठीक है ना। क्योंकि मेन इशू है कॉस्ट को कंट्रोल करना, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और वो इंटरनल होता है, उसको आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को बेटर यूज करते हुए यानी कंट्रोल कर सकते So हैं। ये जो SWOT है, it applies for every firm. एवरीवन नहीं, इंडिविजुअल, फर्म एंड कंट्रीज, ये अपने आप को असेस करने का एक टूल है। अच्छा ये कौन, अच्छा हम कहाँ पे कर रहे हैं, हम वो 3 चीजें थी ना हमने, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस और स्ट्रेटेजिक क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के वो 3 टूल है, तीन स्टेजेस है। नंबर 1 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ठीक है। तो अभी आप अपने आप को, यू आर डूइंग एनालाइज योरसेल्फ बीइंग अ कंपनी, कि अभी आप कहाँ खड़े हैं। पीछे पढ़ा था ना हमने, अगर आपको याद हो कि हमने बीइंग अ कंपनी, ये रहा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में ये सारे टूल आएंगे, स्वैट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, ठीक है, और भी बहुत सारे टूल। तो इससे आपने अभी आप अपनी अपनी यूज समझने, वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज कर कि क्या हम न्यू स्ट्रेटजी चूज कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी आपका प्लान है ना कि जी मैंने एक्सपेंशन कर दी, तो एक्सपेंशन करने से पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, आपका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। यही कि आपने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना, मार्केट शेयर इंक्रीज करने का मतलब है यू हैव टू, जाहिर है उसके लिए पहले अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। यानी आप अपने आप को इम्तियाज सुपर सोर्स होते हैं कि आप आपने एक और आउटलेट
मैंने अगर कराची में मैंने इतने आउटलेट खोले, अब मैंने हैदराबाद को कैप्चर किया। हैदराबाद में कितने आउटलेट खोले, तो पहले एक खोलूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो अब आपने, तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट आपका ओल्ड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नई मार्केट में लॉन्च करना है, इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, यानी आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना है अदर मार्केट। अदर मार्केट का मतलब आप कराची से बाहर चले जाएं, हैदराबाद, फिर उससे आगे सक्कर, सक्कर से पंजाब। ठीक है, इस तरह आपने पूरे कंट्री को कैप्चर करना। ये आपका मिशन और ऑब्जेक्टिव कि मैंने पूरे कंट्री में सिर्फ इम्तियाज प्रोफेसर हूं। पहले तो स्ट्रेटेजिकली अपने आप को एनालाइज करना है, तो उसका पहला टूल स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, दूसरा भी आगे उसके बाद पेस्ट एनालिसिस आए। जब आपने अपने एनालाइज कर लिया, तो फिर आपने स्ट्रेटजी को चूज करना है कि अब मैं कौन सी स्ट्रेटजी चूज करूँ कि ये मेरा मिशन, ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। चूज करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना, अब प्रैक्टिकली आपने उसको परफॉर्म करना है। फिर वो देखो कंट्रोल एंड वैल्यू, फिर आपने कंट्रोल भी, क्योंकि मार्केट जब स्टडी रहने हाँ, आप जब आपका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा हो ना, तो सबसे बड़ा इशू कंट्रोल का आता है। ठीक है, कंट्रोल की वजह से आपकी जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, वो इंक्रीज होना शुरू होता है अगर आपका कंट्रोल लूज हो जाए और आपने एवेल्यूएट ही नहीं किया कि ऐसा तो नहीं सारी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बिजनेस एकदम सारा बंद हो जाए। एवरी स्टेप पे आपने अपने आप को कंटिन्यूसली एवेल्यूएट करना। ठीक है, तो ये चीज बीइंग कंपनी भी आपको सोचनी होती है। तो किधर था अब? हाँ, अब थ्रेट पढ़ लो। हाँ सॉरी, एक चीज ये भी ना, क्या था, हाँ, लोअर इंटरेस्ट रेट। अरे लोअर इंटरेस्ट रेट क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग कंज्यूमर। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो अब ये इंडिकेशन आ गई जब लो इंटरेस्ट रेट लो होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो बीइंग अ कंपनी मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी आ गई ना आपके लिए, उसके लिए आपने प्लानिंग करनी है। अब ये थ्रेट देख लें। Threats. These are also external factors gained from an external audit. This audit analyzes the business and economic environment, market conditions, and the strength of competitors. Examples of threats include new competitors entering the market, globalization, driving down prices, changes in law regarding the sale of certain products, and changes in government economic policy. अब देखिए, ये सारे थ्रेट हैं जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे। सबसे बड़ा थ्रेट क्या आ गया जी? न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग। तो यार आपकी सेल रिड्यूस हो जाएगी ना, तो आपकी मार्केट को कैप्चर करेगा, तो आपने इसको कैसे कॉम्पीट करना है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी, एनालाइज करना। ग्लोबलाइजेशन मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज का इंटरेस्ट होना। ठीक है ना, इंटरनेट की वजह से अब आप यहाँ जो भी पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, बाहर से कुछ भी मंगवा सकते हैं, अलीबाबा से मंगवा सकते हैं। ठीक है ना, अमेजोन तो है नहीं, किसी से भी कहीं से भी मंगवा सकते हैं। तो और लोगों ने खुद भी बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक थ्रेट है आपके लिए कि अब लोग जाहिर है हर बंदा बिजनेसमैन बन गया। हर इतनी ऐप्स आ गई कि जिस उन ऐप्स को अगर आप सीख लें, ऑनलाइन ट्रेडिंग आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। और मतलब आपने बताया भी था, आपके घर में भी कोई कर रहा है ना, कजन कर रहा है ना, कौन कर रहा है? जी जी। हाँ, तो वो ऑनलाइन ट्रेडिंग, तो अब आप देखें ना, आप भी एक थ्रेट है कंपनी के लिए। तो आप थ्रेट जाहिर है आपसे रिलेटेड, जिस तरह का बिजनेस आप कर रही हैं वही बिजनेस कोई और कर रहा है, तो उसके लिए थ्रेट है ये। चेंजेस इन द लॉ रिगार्डिंग द सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, यानी जैसे स्मोक्स, सिगरेट्स के अगेंस्ट कोई लॉ आ जाता है, बैन कर देते हैं, तो जितने पान वाले सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, पान पान के ऊपर पाबंदी लगाए जाते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट लॉ ले आती है, तो उससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं, वर्किंग आवर्स को कंट्रोल करते हैं, अल्टीमेटली आपका बिजनेस अफेक्ट होता है। इससे आपने कैसे कॉम्पीट करना है, सब मैनेज करना है, इट्स अप टू यू। चेंजेस इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी वही है ना जो मैंने पीछे पढ़ी थी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने, अब देखिए बजट आ रहा है ना, तो आपको आइडिया होगा कि इस बजट में गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस लगाए। ठीक है ना, तो जाहिर है इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम नहीं करती, इसका मतलब डिमांड नहीं बढ़ेगी। सप्लाई साइड पे गवर्नमेंट कोई वर्कआउट नहीं करती, ठीक है, तो इसका मतलब आपको प्रोडक्टिव वर्कर नहीं मिलेगा, स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेगा, वट जो भी है। तो ये सारी पॉलिसी भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, ये सारे थ्रेट्स हैं। तो अगर आपके अगेंस्ट जा रहे हैं ये पॉलिसी, तो आपको अब आपने कैसे उसको मैनेज करना है, सब ठीक है। अब ये देखिए पूरा चार्ट जरा गो थ्रू करें। अच्छा, strength and weakness internal. Specialist marketing expertise, a new innovative product or service, location of business, quality products and processes, any other aspect of the business that adds value to the product or service. देखिए सारे आपकी क्या है, स्ट्रेंथ्स है। Strengths. लोकेशन ही देख रहे हैं, जैसे लोग कॉर्नर की शॉप को पसंद करते हैं, कॉर्नर में शॉप हो, तो कॉर्नर शॉप या सिटी सेंटर के अंदर
ठीक है, सदर। तो जहाँ पे कस्टमर का एक्सेस ज्यादा हो, जितने ज्यादा लोग मूव कर रहे होंगे, उतना ज्यादा आपके बिजनेस को बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये लोकेशन बड़ा डिटरमिन करता है कि कहाँ पे आपने शॉप ओपन की हुई है या कहाँ पे आपने बिजनेस ओपन किया है। तो ये सारी स्ट्रेंथ बन जाती है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अब जा रहे लोग एप्पल क्यों परचेज करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ठीक है, उसकी वजह से अब उसकी करोड़ों कॉपीज जो है एक ही दिन में सेल हो जाती है जब भी वो नया लॉन्च करते हैं। अब ये पढ़ लें वीकनेस। So weakness, lack of marketing expertise, undifferentiated products or services, location of the business, poor quality goods or service, damaged reputation, and weak brand image. तो डैमेज रेपुटेशन कभी भी हो सकता है अगर आपने चीट किया, ठीक है। जैसे अब देखें ना, सैमसंग का जैसे आपको मैंने बताया था, Note 7 लेकर आए और जाने वो एरोप्लेन में वो उसकी बैटरी फट गई, ठीक है, बर्न होगी, तो फिर उन्होंने पूरे Note 7 वहां से उठा लिए पूरे मार्केट से। फिर Note 8 लॉन्च किया, फिर उन्होंने फिर उसी एरोप्लेन में 600 Note 8 फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे, ठीक है। उन्होंने अपनी रेपुटेशन को मैनेज किया, उन्होंने कॉस्ट को नहीं देखा। उन्होंने कहा रेपुटेशन डैमेज नहीं होती, रेपुटेशन हाँ डैमेज, अगर रेपुटेशन मैनेज रहेगी, प्रोडक्ट सेल होता रहे, कोई बात नहीं, इस पीरियड में सेल नहीं होगा लेकिन अगले पीरियड में सेल हो जाएगा, ठीक है ना। वीक ब्रांड इमेज को उन्होंने वीक ब्रांड इमेज को अपने आप से बताया, ठीक है ना, कि ऐसा ना हो लोगों को लगे कि यार ये जब भी नोट लेकर आते हैं, नोट कोई भी डिवाइस लेकर आते हैं, वो उसमें कोई भी गड़बड़ होती है। तो पुअर क्वालिटी ऑब्वियसली वही है कि अब माइंड, कस्टमर के माइंड बैठ गए प्रोडक्ट होता ही पुअर है तो उसको परचेज करने की जरूरत। अगेन देखिए, अगर लोकेशन स्ट्रॉन्ग, अगर लोकेशन स्ट्रेंथ है तो वीकनेस, इसका मतलब है आपकी शॉप या आपका बिजनेस ऐसी जगह पे जहाँ पे कस्टमर का एक्सेस नहीं है, बहुत ज्यादा कस्टमर का एक्सेस नहीं है। अनडिफरेंशिएटेड यानी आपका प्रोडक्ट बहुत जनरलाइज है, आपके कॉम्पिटिटर से बिल्कुल सेम, बिल्कुल कॉम्पिटिटर की तरह है, सारे फिर लोग परचेज क्यों करेंगे जब वो हर उधर से परचेज कर लेंगे। और मार्केटिंग, आप मार्केटिंग कर ही नहीं रहे अपने आप को। ओके, तो मार्केटिंग का मतलब यही है ना कि आपने एक तो मार्केट सर्वे नहीं किया कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उससे पहले कस्टमर का सर्वे आपके पास है, कस्टमर का फीडबैक होना चाहिए किस तरह का प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना चाहिए। फिर प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसके बाद भी कस्टमर को इन्फॉर्म करना होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, टेल कस्टमर। ये सारी वीकनेस आप देखें। अपॉर्चुनिटी, So external opportunities. A ये developing, एक्सटर्नल है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट दोनों एक्सटर्नल। a developing market such as the internet, mergers, joint ventures, or strategic alliances, moving into new market segments that offer improved profits, a new international market, a market vacated by an ineffective competitor. अब देखिए ये सारी अपॉर्चुनिटी, अब आप अगर आप अपना बिजनेस इंटरनेट पे ले आती हैं तो आपको वाइडर कवरेज। आपका बिजनेस पहले लोकल था तो आपने उसको ऑनलाइन कर दिया, वेबसाइट बना दी, तो लोग अब आपसे पूरी दुनिया से रब्ता कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर पढ़ा था ना। मर्जर का मतलब यही है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर का मर्ज कर दिया, ये भी अपॉर्चुनिटी है, हो सकती है, ठीक है। तो आप मार्केट, पूरा मार्केट, आप दो बिजनेस से मार्केट इकॉनमी के अंदर या सिटी के अंदर या कंट्री के अंदर वटेवर, तो आपने मर्ज कर लिया तो आपके पास पूरी मार्केट का एक्सेस है। ज्वाइंट वेंचर टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है, यानी चाइना में प्रोडक्ट सेल करना है किसी के साथ, टेम्परेरी पार्टनरशिप बना के अपना प्रोडक्ट चाइना में, जापान में, वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लें फिलहाल, ठीक है, ये भी काइंड ऑफ मर्जर ही होता है लेकिन शॉर्ट टर्म होता है। अच्छा, मूविंग इनटू न्यू मार्केट, अगेन मैंने आपको बताया ना, क्रैकिंग हैदराबाद चले सेगमेंट दैट ऑफर इम्प्रूव प्रॉफिट, ठीक है ना। और अ न्यू इंटरनेशनल मार्केट, सऊदी अरब चले जाएं, मिडिल ईस्ट चले जाएं, हमारे अफ्रीका, अफ्रीका बहुत बड़ी मार्केट है, इसको अभी तक पाकिस्तान ने इग्नोर किया हुआ है। अब मार्केट वेकेटेड बाय इनइफेक्टिव कॉम्पिटिटर, खुद बहुत बंद हो गया कॉम्पिटिटर, जो भी आपका कॉम्पिटिटर था उसका बिजनेस खुद बहुत बंद हो गया उसकी अपनी इनएफिशिएंसी की वजह। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, उसको उस गैप को फिल करें कि इससे पहले कोई और, तो सेम लाइक ये थ्रेड्स। As a threats, a new competitor in the home market, price wars with competitors, competitor with new innovative product or service, competitors with superior access to channels of distribution, taxation of the product or service. देखिए 4 पॉइंट तो सिर्फ कॉम्पिटिटर से रिलेटेड,
ये होता है थ्रेट। तो थ्रेट को आपने मैनेज करना, right. ठीक है ना। वो उसी सूरत में होगा आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, ये जितनी ज्यादा होंगी ना, ये थ्रेट ऑटोमेटिकली मिनिमाइज होता है और बिल्कुल। ये आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। इन अपॉर्चुनिटी को जब भी आप मैनेज कर सकती हैं जब आपके नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है, और वीकनेस कम होता है, ठीक है। वीकनेस को रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू वुड बी स्ट्रांग, ठीक है। स्ट्रांग है तो अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को मैनेज कर लिया तो थ्रेट ऑटोमेटिकली खत्म हो, ठीक है। अब टैक्सेशन जैसे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाने वाली है, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो अब आपने देखना है इसको क्या करें, ठीक है। गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे, बीइंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, अब बहुत सारे प्रोडक्ट पे आप देखेंगे कि टैक्स लग जाए, बाद में फिर वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह होता है। अब ये पढ़ ले स्वॉट एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच। SWOT and strategic objectives. SWOT helps managers assess the most likely successful future strategies and the constraints on them. A business may stand a good chance of developing a competitive advantage by identifying a good match between its strengths and potential opportunities. In many cases, a business may need to overcome a weakness in order to take advantage of a potential opportunity. SWOT is a common starting point for developing new corporate strategies, but it is rarely sufficient. Further analysis and planning are usually needed before strategic choices can be made. क्या समझ में आया आपको? ये कह रहे हैं ना, स्वॉट हेल्प्स मैनेजर असेस द Evaluate. मोस्ट लाइकली सक्सेसफुल फ्यूचर स्ट्रेटजी एंड द कांस्टेंट, कांस्टेंट कहते हैं रुकावट को, ठीक है, ऑन दैट। यानी ज़ाहिर है आप अब जब तक आपको अपने आपके सामने जो रुकावट आ रही है, जैसे बैरियर आ जाता है, तभी आपका माइंड काम करेगा ना, मैंने इस बैरियर को क्रॉस कैसे करना। तो वो उसी सूरत में होगा कि आपने आगे बढ़ना है, आगे आपने मूव करना है, तो ज़ाहिर मूव करने के आगे आपके सामने बहुत सारी बैरियर्स आ रही हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बैरियर्स, ठीक है ना। तो फ्यूचर स्ट्रेटजी एंड द कांस्टेंट ऑन दैम, यानी आपकी स्ट्रेटजी को कौन कौन से बैरियर लिमिट कर सकते हैं, तो आपने बैरियर को रिमूव करना है, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी, ठीक है ना। बिजनेस में स्टैंड अ गुड चांस ऑफ डेवलपिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय आइडेंटिफाइंग अ गुड मैच बिटवीन इट्स स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। देखा, ये मैंने कहा था स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दोनों लिंक करते हैं। आप बीइंग कंपनी आप जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ पॉइंट होंगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी गेन करने का आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो इट इन मेनी केसेस अ बिजनेस में नीड टू ओवरकम अ वीकनेस, तो आप जितनी ज़्यादा ओवरकम कर लेंगे वीकनेस को, इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। अगर आप वीक है बीइंग कंपनी, तो आप अपॉर्चुनिटी को गेन, देखिए ना, अपॉर्चुनिटी बल्कि प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, लेकिन आपने कई महीनों से काम ही नहीं किया कि नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज कर लें, वर्क फ्लो को ट्रेन कर लें, अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो यही वीकनेस फिर आपके बिजनेस को शट डाउन की तरफ ले जाए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो आई थी वो तो चलेगी, वो तो कोई और ले गया। आपको भी ऑर्डर दिया कि आप हमें इतने ऑर्डर यूनिट बना के दें, लेकिन आप बट यू वर अनएबल टू फुलफिल बिकॉज आपके पास नंबर ऑफ मशीन नहीं है, आपने कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं बनाया, या आपने वर्क को ट्रेन नहीं किया, तो वही वीकनेस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर, ठीक है ना। कह रहा है स्वॉट इज अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवलपिंग न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो स्वॉट से स्टार्ट हो जाता है कि अब अपनी अपनी जो भी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट इज रियली सफिशिएंट, इतना ज़्यादा सफिशिएंट भी नहीं है, बट एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि मैंने अपने आप को एनालाइज कहाँ से करना, हाउ टू एनालाइज योर सेल्फ। और इसके अलावा भी फर्दर टूल है, वो भी आपको हेल्प आउट करते हैं, लेकिन ये भी वन ऑफ द टूल टू असेस योर सेल्फ, because further analysis and planning are usually needed before strategic choice can be made। तो अभी और टूल्स आएंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे। अब ये देखें, evaluation of SWOT। Evaluation of SWOT. Subjectivity is often a limitation of SWOT analysis. Different managers would not necessarily agree on their assessment of the company they work for. It is not a quantitative form of assessment, so the cost of correcting a weakness cannot be compared with the potential profit from pursuing an opportunity. SWOT should be used as a management guide for future strategies, not as specific guide for future action. Part of the value of the process of SWOT analysis
is the greater understanding that senior managers gain about their business and from focus that SWOT analysis provides. अब वो कह अच्छा, रहे future strategies not as हाँ वो guide कह as रहे हैं कि future आपको action. ये गाइड तो कर रहे हैं ना। जैसे अब आप फर्ज करें बीइंग इंडिविजुअल, आपने कहा आपने अपना असेस, यू आर लेजी, ठीक है, आपने असेस कर लिया ना कि आप अपना काम टाइम पे शुरू नहीं करते, ये आपकी वीकनेस है। या मैंने मैंने आपने कहा कि आपने प्लान किया था कि मैंने अपना हर काम सुबह 9 बजे शुरू करना है और इतने बजे खत्म करना है। लेकिन आपने अपने आप को असेस किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 9 बजे मैंने अपना काम शुरू नहीं हो पाता। आपने असेस तो कर लेना कि मुझे 9 बजे ही शुरू नहीं करना होता है। है। तो अब यही, अब जब आपने असेस कर लिया तो अब आपने इसको ओवरकम करना है, ठीक है। चले 9 की जगह आप 11 बजे शुरू कर दी, तो आपने कहा चलो मैं पहले कोशिश करूंगा कल 10 बजे शुरू कर दूँ। तो आपने फिर आपने कहा मैं इसको फिर आपने ऐसा इसको 9 बजे दे। अच्छा, इसके और बेसिक्स आप बताइए, तो चेन स्मोकर होते हैं, चेन जो सिगरेट पीते हैं, यानी एक दिन में 2 पैकेट 3 पैकेट खत्म कर दो, तो कहते हैं चेन स्मोकर। अब डॉक्टर ने कहा कि अगर तुमने ये चेन स्मोक अपनी सिगरेट नहीं छोड़ी, यू वुड बी डाई। तो अब वो इसके लिए डिफिकल्ट है कि वो दिन में 3 पैकेट खत्म करते हैं, तो वो कैसे एकदम से 3 पैकेट छोड़ दे, ठीक है ना, एक है। एकदम से नहीं होता, हाँ, बट यू आर अवेयर के यू हैव टू. हाँ, अब वो आपको अवेयरनेस मिल गई कि अगर मैंने 3 पैकेट नहीं छोड़े तो आई वुड डाई। आपको बता दिया डॉक्टर ने। तो अब आपने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि 3 की जगह 2 पी लूँ। तो वो 2 आहिस्ता पैकेट पे, आहिस्ता. हाँ आहिस्ता आहिस्ता। अब ये उसने पहले तो असेस कर लिया ना कि हाँ ये होना चाहिए, मुझे करना है। आपने अब जैसे ही आपने ये चीज आपके माइंड में आ गई, अब आपने इसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया, एक्शन में आ गए ना। तो अब आपने उसको 2 पे लाए, फिर आपने कहा 1 पे ले आओ। 1 से फिर वो 20 सिगरेट होते हैं, आपने कहा चलो 18 कर दो, फिर 15 कर दो, फिर 10 कर दो। आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह आपने कंट्रोल कर लिया कि मैंने कोई सिगरेट नहीं पी। तो ये चीज जरूरी होती है कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी वीकनेस क्या है। फिर आपने उस चीज को, ये आप गाइड मिल गई ना कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी वीकनेस है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही, ठीक है। तो यानी मूविंग फॉरवर्ड से, यानी ये आपका बैरियर है। उस बैरियर को पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, ये वाला बैरियर है, इसको इसको रिमूव करना है। उसके लिए आपने स्ट्रेटेजी बनानी है। तो अगर कोई काम जल्दी से शुरू ना हो, उसको आहिस्ता 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 शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा हूँ, कह रहे हैं कि ये नॉट अ स्पेसिफिक गाइड फॉर फ्यूचर एक्शन, लेकिन ये गाइड है, इट्स गाइडिंग। इस वक्त आप कहाँ स्टैंड कर रही हैं, बीइंग इंडिविजुअल, बीइंग अ कंपनी। जब तक आप अपने आप असेस नहीं करेंगी तो आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं होगी। यानी आप स्ट्रेटेजी डिफरेंट ऑप्शन नहीं आएंगे आपके, हाउ टू डेवलप स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, सम क्वेश्चन मे आस्क यू टू अंडरटेक अ स्वॉट एनालिसिस while other will ask you to evaluate the technique for a particular business. Read the question carefully to grasp its key requirement. ये कहते हैं, ये आपने पेपर 3 में और पेपर 4 में खास तौर पर ये चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। पेपर 3 और पेपर 4 में खास तौर पर आपसे पूछी जाएगी। तो ये अब आगे पैस्ट एनालिसिस। अब ये सेकंड टूल है अपने आप को एनालाइज करना, ये भी टोटल एक्सटर्नल है, ठीक है। अच्छा, वो जो है ना, वो बेसिकली नॉर्मली इंडिविजुअल और कंपनी पे अप्लाई होता है। इसको आपने एज ए होल देखना है, इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमी इंक्लूड है। तो पैस्ट का मतलब होता है पॉलिटिकल, ठीक है। ई से एनवायरनमेंट भी आता है, ठीक है। और एस से आपका सोशल आता है, टी से आपका टेक्नोलॉजी आता है, ये आगे आएंगे बहुत सारे। इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिक भी आता है, टी से पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, ई से इकोनॉमिक या एनवायरनमेंट, और एक और आता है ये आता है एस से सोशल फैक्टर और टेक। ये वो फैक्टर है जो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और ये सारे के सारे एक्सटर्नल, ठीक है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल। नाउ बीइंग अ बिजनेस, आपने इसको असेस करना है कि पेस्ट के अकॉर्डिंग आप कहाँ खड़ी है, बीइंग आपकी कंपनी कहाँ खड़ी है। ये जरा पढ़, इन्होंने मेरे ख्याल डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। This is another form of strategic analysis. It focused on analyzing the macro environment in which a business operates. एक सेकंड, जो हमने स्वाट पढ़ा ना, वो एक तरह से माइक्रो है। वो क्या है, माइक्रो, ठीक है, क्योंकि आप उसमें देख रही हैं इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। और ये मैक्रो, मैक्रो का मतलब ओवरऑल कंट्री में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा. The macro The environment. macro environment means the wide-ranging and major factors that could influence the future strategies of a business. Best analysis is an acronym for Political political and and legal. legal factors, economic factors, social factors, and technological अब factors. आप ये देखें कि पॉलिटिकल का पाकिस्तान यानी जब से 1947 बना है, पॉलिटिकली
उसको बहुत बड़ा इशू आ रहा है। यानी हम पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे, हमारी लीडरशिप जो है वो किसी भी सूबे से या प्रोविंस से बिलोंग कर रही है, वो पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहा अभी भी आज तक। क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होगे ना, तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, सही ठीक बात। है। क्योंकि आप देखें ना, इंडिया में देखें 10 साल से मोदी रूल कर रहा है। अब वो इस दफा वो नारा लेकर आया था कि अब की बार 405, मतलब 572 सीटें, यानी 572 सीटें में से हमने 400 सीटें लेनी है। क्योंकि अगर मोदी को 400 सीटें मिल जाती तो वो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको उर्दू में आइन कहते हैं, ठीक है, वो बुक जिससे कंट्री पूरा चलता है, उसको वो चेंज कर दे। यानी उसने डिक्लेयर कर देना कि आज से हमारी स्टेट हिंदू है। यानी ठीक है, अभी तक वो सेकुलर पे चल रहे हैं। तो सेकुलर का मतलब है कि वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, और डिफरेंट 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 रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है वहाँ पे। तो अब उस वजह से वो चाह रहे थे कि हम इसको डिक्लेयर कर दें कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू रह सकते। उनका मकसद ये था कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहे। अगर आपने अगर आप हिंदू हैं तो यू कैन लिव हियर, अदरवाइज यू हैव टू लीव द कंट्री, ठीक है। इसलिए अब ये पॉलिटिकल, अभी पूरा एक पॉलिटिकल उन्होंने पूरा एनवायरमेंट बनाया। अच्छा, पाकिस्तान का इशू पॉलिटिकली वीक होना है, इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर जो है, इकोनॉमिकली हम वीक है। हमारी करेंसी डे बाय डे जो नीचे जा रही है, उसका बहुत बड़ा रीजन पॉलिटिकली स्ट्रांग ना होना है। कि अगर कोई गवर्नमेंट 5 ईयर स्टे करेगी तो ही इन्वेस्टर आएगा ना, तो ही वो लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को मेंटेन कर सकती है। यानी पॉलिटिकली वीक होने का सबसे बड़ा इशू ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाते। जहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम खराब होगी, वहां पे इन्वेस्टर नहीं आएगा। कुछ भी कर दे, जितना मर्जी उसको टैक्स फ्री कर दे, पहले तो उसको वो यही चाहिए कि वो बात किससे करे। वो पूछेगा आपकी पॉलिसीज क्या है, फिर वो आपसे कहेगा कि ठीक है, अब वो जिस जगह मैंने सेटअप लगाना है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम क्या है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बेटर नहीं है तो फिर वो अपना सेटअप नहीं लगाएगा। तो वर्कर भी चाहिए, मूवमेंट भी चाहिए, और लीगल का वही है कि आप लॉ, यानी यहाँ पे लॉ कितने स्ट्रांग है। जैसे चाइल्ड लेबर का इशू है, जैसे मिनिमम वेज का इशू है, ठीक है ना। तो जैसे आप यूरोपियन कंपनी पाकिस्तान में क्यों सेटअप लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीगल फैक्टर, लीगल जो है वो, यानी लॉ इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, अगर है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कम है। इस वजह से उन्हें उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है यार, लॉ अगर पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है तो इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब होगी, दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। फिर सोशल फैक्टर्स होते हैं, सोशल में वो काफ़ी डिटेल में आपको भेज दूंगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के यहाँ पे टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन कितनी, यानी अब जैसे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 5G होना चाहिए अगर कंट्री में 5। अब जैसे हमारे यहाँ 4G 2007 में आना था, लेकिन आप ये देखें कि 2014 में 4G आया। अब 7 ईयर आपने लॉस कर दिया ना। तो अगर अब 2007 में 4G आ जाता है तो कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है। दुनिया के रेस्ट ऑफ द कंट्री में 4G आ गया, 2007 में आ गया, लेकिन हमें कब मिला, वो 7 साल बाद। अब दुनिया में 5G आ चुका है, अभी भी हम देखें कब 5G आता है। तो अगर 5G अवेलेबल होगा तो वही कंपनीज आएंगी ना कि यहाँ पे 5G अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना सेटअप लगा सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये ज़रा देखें। So pest analysis plays an important role in assessing the likely chances of a business strategy being successful. The 4 key areas covered by it are clearly external to the business and beyond its control. They are considered as being either opportunities or threats. Pest is complementary to SWOT, not an alternative. हाँ, यानी स्पेश की वजह से स्वाट की बेसिस पे फर्दर एनालिसिस करना आपके लिए आसान है। यूँ समझ लें, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट वाला जो पार्ट है, जो प्योर आपका एक्सटर्नल, वो फर्दर बियॉन्ड हो जाता है। ये फर्दर आपको असेस करने में हेल्प आउट करता है पैसे। अब ये जरा, हाँ अब ठीक है, ये आगे दिया हुआ है एवेल्यूएशन पैसे, पहले ये पढ़ लीजिए। Any significant new business strategy should be preceded by a detailed analysis of the wider environment in which strategy has to operate and be successful. The use of pest analysis formalizes this process. The results of the analysis should be an important part of developing strategies for the future. Once completed, pest analysis does not just stop. It may need to be constantly updated and reviewed, especially in a rapidly changing wider environment. For multinational businesses, a core business considering foreign expansion for the first time will be body to undertake pest analysis for each country in which it operates. See Table 8.7.
तो ये टेबल से आपको आइडिया हो जाएगा। पहले ये देखें पॉलिटिकल एंड लीगल। अच्छा, political and legal stability. Stability of the government, likely legal changes impacting on this industry, environmental regulations, employment law, competition regulations, consumer protection laws, government attitude to free market and legal controls over business. अब देखें, अब ये गवर्नमेंट एटीट्यूड टू फ्री मार्केट, यानी गवर्नमेंट कितना इंटरवीन करती है। तो यानी आपने बीइंग इन्वेस्टर देखना होता है कि गवर्नमेंट ने पूरी मार्केट को फ्री दिया, फ्री फ्री मार्केट बनाया हुआ है, या गवर्नमेंट खुद भी अपना इंटरवीन करती रहती है। तो अगर वो देखते हैं लेस गवर्नमेंट इंटरवीन है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवीन, इसका मतलब कल कभी भी वो कंपनी को बंद करने को कह सकती है या कोई और लीगल एक्शन दे सकती है। ठीक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ कितने हैं, यानी कंज्यूमर के पास भी ऑप्शन है, यानी जैसे यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, यानी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट से हर्ट हुआ है, डैमेज हुआ है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट से मुझे ये लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है, तो मेरे मुझे कंपनसेट किया है। तो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, या हमारे अपना क्या कह रहे ट्रेंड नहीं है टूवर्ड्स कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करना। कुछ लोग करते हैं, कुछ बहुत सारे लोग नहीं करते। आपको लगेगा कि आपको आपको जो प्रोडक्ट दिया गया वो लेस वेटेज है, यानी जो वेट उस पर लिखा हुआ है, हाफ के जी लिखा हुआ है, ठीक, हाँ उस पर 100 ग्राम कम है, ठीक है ना, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि इसने मुझे पैसे तो पूरे लिए, लेकिन प्रोडक्ट उतनी क्वांटिटी के साथ नहीं दिया, उतने वेट के साथ नहीं है जितना देना चाहिए। फिर कंपटीशन रेगुलेशन, यानी अगर मैं वहाँ पर प्रोडक्ट लगाता हूँ तो मेरे कॉम्पिटिटर कितने होंगे। अगर जैसे वो आया था ना जैस मोबिलिंग, अब मोबिलिंग जो है ये 1992 में आया था, तो इस वादे पे आया था कि 10 साल तक कोई कॉम्पिटिटर मेरे सामने नहीं हो। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट एग्री कर ली, जा रहे वो जीएसएम सेक्टर की तरफ से आ रहा था, जीएसएम सिस्टम था, तो मोबिलिंग ने फिर 8 साल एंजॉय किया मोनोपोली, और आज तक ही कर रहा है, यानी 1992 से ऑपरेट हो रहा है, तो 8 और 32 ईयर से वो आपको सर्विस दे रहे हैं। तो बहरहाल उस 8 ईयर में उसने काफ़ी इंजॉय किया, जो भी अर्न करना था कर लिया। फिर 2000 में यूफोन आया था, उसके बाद 2003 या 4 में या ये टेरिन और वारिद वाले आए, फिर 2005 या 6 में जोंग आया, तो 6 कॉम्पिटिटर हो गए। ठीक है ना, अब वारिद भी चला गया और टेरिनॉर भी चला गया, और अब आपके पास पीछे 3 कॉम्पिटिटर है। एम्प्लॉयमेंट लॉ वही है, वर्किंग आवर कितने होने चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता है, मिनिमम वेज कितनी होगी, ये सारी चीज़ें बताई गई। इन्वायरमेंट रेगुलेशन, आपको परमिट दिया जाता है कि कितने यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप उसे एक्सीड कर रहे हैं तो इसका मतलब यू आर पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ पोल्यूशन। ठीक है ना, तो पोल्यूशन जो है ना वो जाहिर है फिर वो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कितना एक्शन लेती है। लाइकली लीगल चेंजेस इम्पैक्टिंग ऑन दिस इंडस्ट्री, तो लॉ चेंज हो जाते हैं, पहले कुछ था अब कुछ था, इसको आपने स्टडी करके आना होता है। हाँ, बिल्कुल। स्टेबिलिटी, हाँ, अब देखिए ये देखिए स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कितना पहला पॉइंट यही, गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी पॉलिटिकल सिचुएशन उतनी बेटर होगी, और पॉलिटिकल सिचुएशन जितनी बेटर होगी इकोनॉमिक उतनी बेटर। ठीक है, तो बेस्ट से आपको ये आइडिया असेस करने में आसानी हो जाती है। रेट ऑफ, अब ये इकोनॉमिक आ गया, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है, 5% से कर रही है, 10% से कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये कि जैसे फर्ज करें ये क्वांटिटेटिव होता है कि इस कंट्री ने इस साल 100 यूनिट बनाए थे, अगले साल 150, इसका मतलब 50% ग्रो किया, उससे अगले साल 200 और 50% ग्रो किया, यानी कि किस रेट से गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्योंकि ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस होने का मतलब है ज़्यादा चीज़ें, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ यानी उस कंट्री के रेजिडेंट उतने ज़्यादा रिच होंगे, या उनका स्टैंडर्ड बेटर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ यानी आप यूँ कह लेंगे पर कैपिटा इनकम बेटर होगी तो परचेजिंग भी ज़्यादा होगी, तो परचेजिंग ज़्यादा होगी तो सेल भी ज़्यादा होगी, तो कंपनी ये भी देखती है कि मुझे इस कंट्री में जाना भी चाहिए कि नहीं जाना। अब अगेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, आपको हर्ट करता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। कंट्रीज मेंबरशिप ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, यानी कंट्री जैसे पाकिस्तान, जैसे हमारे यहाँ साउथ एशिया में सार्क बना हुआ है, सार्क, सार्क एक ट्रेड एरिया बना हुआ है, फ्री ट्रेड एरिया। अब वो लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो 7 कंट्रीज में इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, एक कंट्री और है, 7 कंट्री। तो ये एक सार्क बना हुआ है। जैसे अब जैसे यूरोपीय यूनियन 21 कंट्रीज का पूरा एक ब्लॉक, ट्रेडिंग ब्लॉक, बनाए हुए कितना फ्री है, मतलब वो इस चीज़ को भी देखेगा।
मेंबरशिप ऑफ कॉमन करेंसी सेट एज द यूरो, जैसे ये दिया हुआ है, सारे आपके करेंसी के इश्यूज खत्म हो जाते हैं, कन्वर्जन के इश्यूज खत्म हो जाते हैं। टैक्स रेट एंड लाइकली चेंजेस, टैक्स रेट क्या चल रहा है, यानी कॉर्पोरेशन टैक्स मैंने जैसे बताया था 10% है 20% है, उसको देखेंगे। इंटरेस्ट रेट एंड लाइकली चेंजेस, कितनी बार चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो समझ जाएगा कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत है, इसका मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं, लोग परचेज ही नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन रेट एंड स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी हाँ अभी आप बूम पीरियड पे हैं या रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, स्लम की तरफ जा रहे हैं, रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, वो ये भी चेक करेंगे कंट्री किस स्टेज पे खड़ा है। फिर ये सोशल आ गया, सोशल का जैसे मैंने बताया ना, ये फर्दर डिटेल। डेमोग्राफिक चेंज, एजिंग और यूथफुल पॉपुलेशन, देखेंगे कितना बड़ा फैक्टर है। तो आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ यंगस्टर कितने, जैसे पाकिस्तान में 68% यंगस्टर। अब जैसे जापान और चाइना, जापान तो भी फेस कर रहा है, चाइना फ्यूचर में फेस करेगा एजिंग पॉपुलेशन, ओल्ड एज पीपल्स का बहुत बड़ा इशू आने वाला, ठीक है ना। फिर ये डोमिनेंट रिलीजन एंड इम्पैक्ट दिस कुड हैव ऑन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब जैसे पाकिस्तान में डोमिनेंट रीजन कौन सा है, अब उसके इफेक्ट, अब तो अक्सर आपने देखा ना ये हंगामे हो जाते हैं, क्योंकि इस वजह से भी जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट रिलीजन कौन सा है, क्योंकि वो कल को बिजनेस को बहुत ज़्यादा हिट करे। एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड इम्पैक्ट ऑन लेबर स्किल, अगेन मैंने आपको बताया ना, वर्कर वो कंपनी ये भी देखने आती है, पहले देखते हैं पॉलिटिकली स्ट्रांग कितना है, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर कैसी है, फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर मौजूद भी है या नहीं, और उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है। क्योंकि मैं आई कुड नॉट स्पेंड मोर ऑन देयर एजुकेशन और स्किल, मैं 1 मंथ 2 मंथ कर लूंगा, 3 मंथ कर लूंगा, लेकिन ईयर्स में तो नहीं कर सकता ना वो कंपनी। अच्छा फिर ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी। जब पाकिस्तान का बहुत बड़ा डीमेरिट है कि यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन बहुत कम है, तो हिलरी क्लिंटन मेरे ख्याल पता नहीं कब, 20 साल पहले आई थी, उस वक्त उसने कहा था कि आपके यहाँ जो वुमेन्स हैं दे आर एट होम। 52% वुमेन जो है, इसमें जो रेशियो है 48 और 52 का चल रहा है, यानी 52 वुमेन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 48 मेंस हैं पाकिस्तान के अंदर, तो और 52% जो है वुमेन जो एट होम है, यानी वो वर्क फोर्स का पार्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको वो लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं होगी जिस हिसाब से आपको चाहिए। फिर ये सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज कुड बी ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न टू द पॉपुलेशन। तो अब ज़ाहिर है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, सोशल इश्यूज भी इंक्रीज होंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज भी इंक्रीज होंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा होगा, ठीक है ना, आपके रिवर्स, आपके ओशंस और एयर। मोर पॉपुलेशन मीन मोर प्रोडक्शन मीन मोर पोल्यूशन। अभी वो यही देखेंगे गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही है। लेबर एंड सोशल मोबिलिटी एंड माइग्रेशन लेवल, यहाँ से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, ठीक है, वो चेक करेंगे, उसकी वजह भी ये ज़ाहिर है, वो ये रीज़न देखेंगे कि माइग्रेशन हो रही कि नहीं हो रही। और वन और मैनी लैंग्वेज स्पोकन, तो ये भी देखते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या ट्रेंड है, कितनी लैंग्वेज बोलते हैं लोग, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज को आती कि नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो उसको सबसे बड़ा लैंग्वेज का भी इशू है, ठीक है, तो वही चीज़ें भी देख रहे हैं, मतलब ये लीस्ट है बट दे आर। अब टेक्नोलॉजिकल तो ज़ाहिर है फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी अलाउइंग प्रोडक्ट टू बी मेड मोर चीपली। अभी तो आपने टेक्नोलॉजी अपने आप को असेस करना है कि यहाँ पे इस कंट्री में टेक्नोलॉजी का कितना इफेक्ट आ रहा है, कितना अडॉप्टेशन है। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर रिसर्च स्पेंड, तो ये भी देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट के, अब ये बजट आएगा ना तो बजट में एलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना स्पेंड करेगी। जैसा भी इस गवर्नमेंट ने क्या इशू कर दिया कि हायर एजुकेशन कभी जो यूनिवर्सिटीज को ऑपरेट करता है इदारा, उसका 65 बिलियन का बजट था, उसको वो कम कर रहे हैं। अब जाहिर है जब वो HSC का बजट कम होगा तो यूनिवर्सिटीज़ का बजट कम होगा, तो यूनिवर्सिटीज़ वाले अब या तो यूनिवर्सिटी बंद करने पे, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या तो बंद करने पे हो जाएंगे या बोलेंगे हम फीसें इंक्रीज करें, ठीक है ना, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी चलानी है, तो इसका अपना इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एक्सेस एंड स्पेंड स्पीड ऑन मार्केटिंग एंड अदर, देखा ना मैंने आपको 5G का बताया था। अगर अदर कंट्री में 5G अवेलेबल है और पाकिस्तान में 5G अवेलेबल नहीं है, कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी इंटरनेट चाहिए। फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। रीन्यूएबल एनर्जीज वो होती हैं यानी री एक तो होती है नॉन रीन्यूएबल, जैसे ऑयल वेल गैस वेल, ये नॉन रीन्यूएबल है, ये एक दफ़ा खत्म हो जाए तो दोबारा वो वहाँ से उसमें कुछ नहीं बचता, बेकार हो जाते हैं, वो ऑयल वेल गैस वेल खत्म हो, ठीक है। Yummy, 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 Police Muhammad. अच्छा
फिर इसमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, यानी कितनी जल्दी, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है ऑब्सोलीट हो जाना, ठीक है, कितनी जल्दी यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या है वो ये चेक करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन टू कंज्यूमर, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ना आने के पीछे भी कंपनीज का बिहेवियर, वो कहते हैं कि हमने ₹1 बिलियन लगाए हुए हैं, तो पहले तो हम उसका एडवांटेज ले लें ना। और 4G ना आने के पीछे भी ये रीजन है ना, क्योंकि 4G लाने का मतलब ये था कि एक तो जितनी भी मोबाइल कंपनीज थी उनको अपना सेटअप चेंज करना पड़ता, पहले तो वो उस 2G और 3G का एडवांटेज ले, 7 ईयर उन्होंने डिले किया। तो यहाँ पे इस कंट्री में वो टेक्नोलॉजी के ना आने के पीछे भी कंपनीज होती हैं, वो कहती हैं कि जो पैसा लगा लिया पहले हम वो रिकवर कर, जितना ज्यादा रिकवर। लॉस में, हाँ हाँ, तो नहीं लॉस में नहीं होते, होते प्रॉफिट में, बस वो चाहते हैं कि यार अब मतलब नई टेक्नोलॉजी लेने का मतलब उन्हें अपने सारे इक्विपमेंट अपग्रेड करने पड़ेंगे ना, टावर, अपना सारा सेटअप, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, ट्रेनिंग, फिर उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा जो जितने उनके पास वर्कर हैं, इंजीनियर हैं, तो हर चीज़ की कॉस्ट उनकी इंक्रीज हो जाती है। वो चाहते हैं कि जो पैसा लग चुका है पहले उसको तो हम गेट कर लें, तो इसीलिए वो डिले करते रहते हैं, साल 2 साल 3 साल। 5G भी अभी 3 4 साल पहले आ जानी चाहिए थी, 2020 का टारगेट था या 22 का टारगेट था, 24 आ गई। तो अब सुना है कि 2024 में अब शुरू कर दिया है, स्टार्टअप हो गया है, तो इंशाल्लाह अगले साल तक 5G भी अवेलेबल हो जाएगी। तो जाहिर है, हाँ, तो उसके पीछे ही कंपनीज होती हैं, वो चाहती हैं कि फर्दर कॉस्ट ना लगानी पड़े, क्योंकि उन्हें की अपनी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन टू कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आए। प्रोसेस इनोवेशन एंड इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिटिवनेस। प्रोसेस इनोवेशन का मतलब है कि आपको ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट करने जिससे 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 आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, ठीक है, ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट करें जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और उसका इम्पैक्ट कॉम्पिटिटर पे क्या आएगा ये देखना होता है। तो ये सारी चीजें पेस्ट एनालिसिस के अंदर होती हैं, देखी जाती है। ठीक है, सही। तो यहाँ तक क्लियर है। जी सर। ठीक है, अच्छा आपने वीडियो देख ली? जी सर, एक देखिए, वो भी आधी देखी, आधी अभी मैं देख लूंगी अच्छा सर, रजा आके फिर हाँ उसके बाद। हाँ, उसको देख लें, अच्छी तरह देख लें, ठीक है। ठीक है तो क्योंकि ये जो टॉप पेपर 3 पेपर 4 है ना, बहुत ज़्यादा सर। ट्रिकी है, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि हम इसके पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, यानी मटेरियल के सही। साथ पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। और उसके लिए आपके पास यू हैव टू बी रिच विद द मटेरियल, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होनी चाहिए, और इसमें सही। रिविजन बहुत ज़्यादा रोल परफॉर्म करे। तो आपने प्रीवियस को रिवाइज किया? रीडिंग कंटिन्यू किए रखी हुई है। नहीं, चैप्टर 4 5 हो गया आपका? हम्म। अच्छा, पीछे 6 7 8 को देखा, अभी 7 8 तो चल रहा है ना हमारा? जी। हाँ, 8 चल रहा है ना, हाँ, उसके बाद 8 चल रहा है, चले, 7। हाँ, नहीं 8 चल रहा है ना अभी, तो आप पीछे 6 अभी। और 7 को रिवाइज कर लीजिएगा ना, ताकि फिर जब तक 8 खत्म होगा फिर 9 पे आ जाएंगे, 9 खत्म होगा फिर आप 8 को रिवाइज कर, यानी आपने रिवीजन को मेंटेन करते रहे सही। और की पॉइंट राइट करना शुरू कर दें। सही। तो ये जैसे ही खत्म होगा ना, तो फिर आपको इसकी रिवीजन वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने वो देख ली। ठीक है तो सर। उसमें भी सिर्फ रिवीजन है, यानी की पॉइंट है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, डिटेल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड एंड रीड। रीडिंग मटेरियल्स तो। हाँ, रीडिंग, ठीक है, चले फिर ठीक। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह सर। ओके, तो आज की क्लास सही रही आपकी? बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन अभी ना, जी। पहले ऑनलाइन ली कभी आपने क्लास, अदर सब्जेक्ट? आपकी नहीं ली है, हाँ बाकियों की ली है। अच्छा, कौन से? वो एक दफा कोरोना? सर ने साइकोलॉजी का दिया था। अच्छा, साइकोलॉजी, अच्छा, कोरोना में तो ली होंगी ना, कोरोना वगैरह? कोरोना में तो स्कूल ही बंद था, रख हाँ, के स्टार्ट तो खुद पढ़ रहे थे। सही सही, चलो, चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते ठीक है सर। हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।